हाँ भाई, नमस्कार जवानों। मैं जितेंद्र स्वामी स्वागत करता हूं सभी का न्यून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि एनटीपीसी का पेपर में हम रोज आपके लिए बता रहे हैं, आज मैं अब बताऊंगा आपको जो 29 को जो एग्जाम हुई है सेकंड शिफ्ट के अंदर, वो सेकंड शिफ्ट वाली जो पेपर है उसकी मैं आपको टू द पॉइंट एकदम सीधी सीधी बातें बताऊंगा। उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग की मिलेगी। तो देखिए, बात करते हैं। सीधा सीधा जो प्रश्न आए थे वो एकदम ऑथेंटिक है, वास्तविक है, जो आपको एग्जाम से सीधे सीधे जो अपने स्टूडेंट थे उनसे पूछे गए ये सीधे सीधे प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न आया था एक कि जिम कॉर्बेट, इससे लगातार प्रश्न आ रहा है, इस बार फिर से आया है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहां पर है। ठीक है, जो नेशनल पार्क है वो कहां पर है, सीधा सीधा इस बार तो यही पूछ लिया, बहुत बार बता दिया है। तो ये आप सभी जानते हो कि ये उत्तराखंड के अंदर है। और उत्तराखंड से ये जो टाइगर नेशनल पार्क जो पहला था और एक तरह से पहला पार्क भी बनाया गया, पहला जो अभ्यारण्य बनाया गया, ये पूछा है। इसके अलावा पूछा गया आपसे कि भारतीय जो कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र है वो पूछा है कि ये कहां पर है। तो ध्यान रखना, ये जो दिल्ली वाला अनुसंधान केंद्र है ना, इसके बारे में ये पूछा गया है। क्लियर, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बात बताई गई है। अगला पूछा गया आपसे जो रोड टनल, कि भारत का सबसे बड़ा रोड टनल जो है वो कौन सा है, ये रोड टनल के बारे में। तो देखो, यहां से बच्चों से जब बात हुई तो कुछ बच्चों ने दक्षिण भारत वाला बताया, चेन्नई से नासरी वाला जो है वो भी सबसे बड़ा वो रोड है। यदि हम हाईवे की बोल देंगे तो हाईवे वाला कौन सा चला जाएगा, अपना अटल टनल है, वो सबसे लंबा हो जाएगा, जो कि विश्व का है। आप सभी को ध्यान है। तो हम आपको केवल ये प्रश्न बता रहे हैं कि भाई ऐसा आया था, और यहां से एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों की मेमोरी की बेस के आधार पर बताते हैं। तो यहां से आप ये मत किया करो, जिद बहस मत किया करो कि सर ये था वो था। मैंने चांद का जो वेट बताया था तो उसमें चांद को लेकर के एक वेट था कि कितना केजी है, और बच्चों के बताए अनुसार ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बताया था उसमें कि ये 1/6 हो जाएगा 10 के आधार पर। आप उसमें बोल रहे थे सर मास, वो हमें भी पता है, आपको पता है, सबको पता है वो, लेकिन जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। तो आप वहां से वो चीज थोड़ा सा समझा करो कि हम आपको एक नॉलेज दे रहे हैं, भाई हाँ ये प्रश्न आया था, इसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये भी देखना, रोड टनल के बारे में, अटल टनल थी वो, अटल टनल से भी कुछ बच्चे बता रहे थे, जबकि कुछ साउथ इंडिया वाली जो थी उसके बारे में बताया था। ठीक है, ज्यादातर यहीं से आया था। ठीक है भाई, एक पूछा था आपका जीएसटी से, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था वो से पूछा था, वस्तु और जो सेवा कर है, वस्तु और सेवा कर, यहां से प्रश्न पूछा था। तो ध्यान रखना, जीएसटी का पूरा नाम, सिंपल सिंपल प्रश्न आया था, तो ये भी आप लोग कर जाओगे। एक पूछा है पाल घाट के बारे में कि पाल घाट जो दर्रा है वो कहां पर है। अब ये सभी को पता है, आप लोग जिद बहस इसमें मत कर लेना जाना कि ये कौन सी गिरी, नीलगिरी वगैरह सारी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें ना तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों के बताए अनुसार ये तमिलनाडु से केरल को जोड़ने वाला होगा, ये इस तरह से जो दिया गया था। ठीक है, तो ये यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे। इसके अलावा एक जो ग्रंथ था गीत गोविंद, इस गीत गोविंद के जो लेखक हैं उनके बारे में पूछा गया था कि इनके जो लेखक हैं वो जयदेव थे, इनसे संबंधित ये क्वेश्चन आया था। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक आपसे पूछा गया है कि जो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी है, उन्होंने कांग्रेस का जो एक अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह प्रश्न पूछा है, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये प्रश्न आया था। तो आप सभी जानते हो, ये भी बहुत काफी सिंपल सा है, जो कि आप सभी जानते हो, बेलगांव जो अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक का, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन 1924 के अंदर यह अध्यक्षता की थी। तो ये एकमात्र था जिसके अंदर हम देखते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी, सॉरी ये अरब सागर में जाने वाले पूछा था कि अरब सागर, कुछ बच्चे अरब सागर बता रहे थे, जो कुछ जो अलग बता रहे थे। अरब सागर की नदी, अरब सागर की नदी की कौन सी नदी है वो अरब सागर में नहीं जाती। अब उसमें 4 नदियों का नाम दिया हुआ था, एक जो थी वो गोदावरी थी, ठीक है, एक जो नदी थी वो कृष्णा थी, और एक जो थी वो कावेरी थी, और एक थी वो तापी थी। तो इस अकॉर्डिंग हमारी कौन सी चली जाएगी, तापी नदी है, वो इसका राइट आंसर चला जाएगा। इस तरह से 4 ऑप्शन देकर के कौन सी नदी है ये पूछेगा। अब यदि आपसे ऐसा पूछता है इसमें कि कौन सी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नहीं है, तो ये तीनों बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, उस आधार पर भी आपके तापी नदी का जो है वो राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर, तो यहां से छोटी छोटी बातें हैं वो आप लोग ध्यान रखना। तापी को ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी मैं आपको मॉर्निंग की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से मैप के माध्यम से समझा रखा था, और वहां से सीधा सीधा ये प्रश्न आ गया है। एक आपसे पूछा है कि जो भारत के अंदर पृथक निर्वाचन प्रणाली,
ठीक है, भारत में जो प्रथम निर्वाचक जो प्रणाली है वो प्रणाली कब शुरू की गई है, तो ये मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 वाला जो था उसके बारे में बताया है। अब कुछ बच्चों ने ये बताया भाई निर्वाचन प्रणाली से संबंधित आया था, जो तरीके से नहीं बताया, तो उसमें यदि ऐसा आया हो तो कि पहला निर्वाचन कब हुआ था तो फिर वो 1892 के अंदर आ जाएगा, लेकिन संभवतः यही ज्यादा आया था, ज्यादातर बच्चों ने इसी के बारे में बताया है, जो कि मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। एक जो है वो पूछा गया है कि जो यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहां है, इसका हेडक्वार्टर है वो पूछा गया था, जो आप सभी को पता है ये कहां पर है, पेरिस के अंदर है। पेरिस मतलब कि फ्रांस के अंदर है। तो ये भी मैं आपको मॉर्निंग की क्लास में बेहतरीन तरीके से कई बार बताया, मैंने रिपीट करवाया है। अब ये तो देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब जो मेरा जो स्टूडेंट है लगातार मेरे से जुड़ा हुआ है ना, वो कभी नहीं अटकेगा इसमें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी तरह से वो योद्धा एक बहुत बेहतरीन तरीके से अपना रण कौशल दिखा के आएगा। कैबिनेट जो मिशन है उस कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा है कि ये कब भारत में आया था, तो ये ध्यान रखना 1946 में आया था। इसी के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान बना था। 24 मार्च को ये भारत में पहुंचा था और 16 मई को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो यहां पर ये कैबिनेट मिशन 1946 के से प्रश्न आया था। एक जो है वो पूछा था कि जो बेरी बेरी डिजीज है, बेरी बेरी जो रोग है ये किससे होता है, बेरी बेरी रोग से संबंधित प्रश्न आया था, जो आप सभी को पता है कि ये विटामिन B1 हम कह सकते हैं, विटामिन बी कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। एक यहां से पूछा गया है कि 26 जनवरी जो 2020 के जो गेस्ट थे, ठीक है, चीफ गेस्ट थे, उनसे बारे में पूछा गया कि वो कौन से थे। ठीक है, हाँ भाई, जो ये थे ये कौन थे, तो ये जॉर्ज बोल्सोनारो जो थे ना वो थे, बोल्सोनारो, इनके द्वारा ये हमारे चीफ गेस्ट थे उसी समय जो आए थे। ठीक है, जायर बोल्सोनारो के नाम से इनको जाना जाता है। पिछले थे तो अब का आपको ध्यान रखना है कि अभी जो 2021 के अंदर आएंगे वो कौन होंगे, तो बोरिस जॉनसन है, उनसे संबंधित ये प्रश्न पूछा जाएगा। एक जो है आपसे पूछा गया ASCII, मतलब ये ASCII के बारे में, अमेरिका की ये जो से प्रश्न पूछा है, ASCII डबल आई है, इसके बारे में पूछा है। तो इसका पूरा नाम पूछा है, तो ये अमेरिकन जो है ना, अमेरिका से संबंधित स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज, तो ये इसका पूरा नाम जो है वो पूछा गया, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया कि जो विश्व, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, विश्व जो पर्यावरण सम्मेलन है वो कहां पर हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कोलंबिया के अंदर हुआ था, कोलंबिया में। ठीक है, तो इससे भी ये प्रश्न आया है। सम्मेलन को लेकर के सारी चीजें देख करके जाना जवानों, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा प्रश्न पूछा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था कि जो संसद की संयुक्त बैठक होती है ना, संयुक्त बैठक, यहां से प्रश्न आया था। अब उसमें ऐसा पूछा गया था कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है उन दोनों की संयुक्त बैठक हो, लोकसभा व राज्यसभा, ऐसे दोनों नाम दिए थे कि दोनों की ज्वाइंट सिटिंग हो, मतलब संयुक्त बैठक हो, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ऐसी स्थिति में इनका अध्यक्ष कौन होगा, ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखना। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यहां पर जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, लोकसभा स्पीकर, ये इसका अध्यक्षता करेगा। और ऑप्शन के अंदर जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, वो नहीं होगा ना तो फिर राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है वो करेगा। किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति के द्वारा है, इसकी अध्यक्षता नहीं की जाती। तो ये भी एक बहुत शानदार अच्छे लेवल का प्रश्न आया था। एक पॉलिटी से ये भी पूछा गया था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारतीय संविधान है, संविधान के पिता पूछा गया था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सभी जानते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है उनको जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्रश्न पूछा है, ये भी मैंने आपको एनालिसिस के अंदर भी बता दिया था और वहां से आया, तो एनालिसिस देखने का भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा यहां से है। इसने पूछा कि जो दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसका सबसे बड़ा देश, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, और ये बहुत बार आपको बता चुका हूं मैं कि यहाँ का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा देश है ना वो ब्राजील है। इस ब्राजील से ये प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न उठा करके पूछ लिया गया है। एक पूछा है कि जो कावेरी जल विवाद है वो कौन कौन से राज्यों के बीच में है, तो यहां पर ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे हैं तो कर्नाटक जो था ना वो सब ऑप्शन में था, कर्नाटक का किस राज्य के साथ में है, तो यहां पर कर्नाटक के साथ कौन सा आ जाएगा, फिर
तमिलनाडु और कर्नाटक, ये राज्यों के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं जवानों, इसमें भी जिद बहस करने की आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा है कि जो नींबू है, लेमन है, उस नींबू का पीएच मान पूछा है कि इसका पीएच मान क्या है, ये चीज आपसे पूछी गई है, जो आप सभी को ध्यान रखना है कि 2.5 होता है। ऑप्शन में बच्चे बता रहे थे कि सर 2 से 3 दिया हुआ था, ठीक है, 2 से 3, तो फिर 2 से 3 चला जाएगा यदि 2 से 2.5 है तो। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि यहां पर ऐसा दिया हुआ था, ये थोड़ा सा रीजनिंग का प्रश्न भी है कि भारत के अनुपात में जो क्या दे दी गई है, दिल्ली दे दी गई और फिर समानुपात दे करके और चाइना दे दिया, तो फिर आपसे पूछ लिया गया कि यहां पर क्या आएगा। तो आप सभी को पता है कि राजधानी पूछी है, तो फिर भारत की राजधानी क्या हो गई, दिल्ली, तो फिर चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। इसके अंदर ये ऑप्शन चला जाएगा। और एक बहुत ही शानदार बेहतरीन, बच्चे कह रहे हैं कि पुराना करंट पूछ रहा है, तो ये पुराना करंट नहीं पूछ रहा है, ये पुराने करंट में नहीं, ये बात यदि 2030 में भी होगा तो भी पूछा जाएगा, 2050 में पूछा जाएगा। कुछ बातें ऐसी हो गई जो लगातार आगे भी पूछी जा सकती हैं। यहां पर पूछा गया कि जो 2016 में जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी, तो उस दौरान हमारे आरबीआई के जो गवर्नर जनरल कौन थे, आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये प्रश्न पूछा है। तो सभी को ध्यान रखना है कि उस समय उर्जित पटेल साहब थे और ये बने ही थे, ठीक है। और रघुराम राजन के बाद में इनको 2-2.5 महीने हुए थे बने हुए, और वैसे ही नोटबंदी हो गई थी। सभी को पता है नोटबंदी का जो तारीख है 8 नवंबर, उस समय में 2016 में ये नोटबंदी की गई थी। इसके बाद पूछा गया है कि भारत रत्न से संबंधित पूछा है कि भारत रत्न 2020 से पूछा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तीनों भारत रत्न का नाम दिया गया था, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और एक अटल बिहारी वाजपेयी दिया गया था। तो वो वाजपेयी जो है इस बार का चला जाएगा, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और ये भूपेन हजारिका, ये तीनों थे उसमें। तो ऐसा ये सिंपल सा प्रश्न था, ये आपको आया है। इसके बाद में पूछा गया कि जो भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया था भाई 15 फरवरी और 15 फरवरी 2017 को एक रिकॉर्ड बनाया था हमने, एक PSLV एक यान छोड़ा था हमने, PSLV, और ये जो PSLV यान छोड़ा था C-37, इस C-37 के माध्यम से सैटेलाइट कुछ स्थापित की थी भारत ने, सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट जो थी ना, वो 104 सैटेलाइट छोड़ी थी भारत ने, और इसमें लगभग 714 kg को एक रिकॉर्ड स्थापित किया था भारत ने इसरो के द्वारा। और ये इसरो, यहां से बच्चे प्रश्न बता रहे थे, वो किस तरह का प्रश्न था तो आप लोग देख लेना। इसमें भाई ये रिकॉर्ड बनाया गया था, ये यान कुछ बता रहे थे कि इसके बारे में पूछा था, जब ये कुछ बता रहे थे कि सर सैटेलाइट के बारे में पूछा था। तो वो एक तरह से ऐसे प्रश्न बच्चे करके नहीं आते, क्योंकि जो अच्छे लेवल के बच्चे होते हैं ना, तैयारी करने वाले, उन्हीं के पास में इनका अच्छा मिलता है। तो जरूरी नहीं कि अच्छे लेवल के बच्चे अपन को रोज मिले। अब ध्यान रखना, आईपीएल का जो है विजेता पूछा गया था, तो ये तो सभी के लिए बिल्कुल हलवा प्रश्न था कि मुंबई इंडियंस है वो इसका विजेता था और दिल्ली डेयरडेविल्स है उसकी उप विजेता थी, सेकंड नंबर पे रहने वाली थी। एक बहुत बढ़िया हुमायूं नामा से पूछा है, हुमायूं नामा, कि हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और ध्यान रखना, इसका लेखक जो था ना, वो गुलबदन बेगम थी, गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की सौतेली बहन थी, ठीक है। अकबर के कहने पर इसने, अकबर ने कहा था बुआ जी मेरे पापा के बारे में भी कुछ लिख दो, तो फिर इसने लिख दिया था। एक जो, ये तो बहुत ही शानदार, ये तो इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये इसके बारे में तो पता नहीं कितनी बार पूछा, ये भी पूछ लिया कि ये जो यात्री था ना, ये कहां से आया था, ये किस देश से आया था। तो ध्यान रखना, ये मोरक्को से आया था, मोरक्को का यात्री था। ये तो सबको रट जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न लगातार इसके बारे में आता ही रहता है, लगातार ये है। हटा, इसके बाद में आया था, सार्क से भी आया था। अब मेरी क्लास देखने वाले बच्चे सार्क को भी, साउथ एशियन जो कंट्रियां थी ना, उसके बारे में, जो भारत और भारत के बिल्कुल नजदीक में टच जो कंट्रियां ना, वो सारी समुद्र से हो चाहे किसी माध्यम से, वो 8 कंट्रियां इसके अंदर है। यदि हम चाइना को और म्यांमार को छोड़ दे तो बाकी आ जाएगी श्रीलंका, मालदीव जो है, भूटान है, नेपाल है और बांग्लादेश है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो ये इनमें से 3 का नाम दिया हुआ था, एक और कोई दे रखा था, जो बताना था आपको कि वो नहीं है। तो आप लोग, इस सार्क से प्रश्न आया था, ये ध्यान रखना, इसके सदस्यों से प्रश्न आया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पूछा है कि पाइथन, ये जो पाइथन है ये क्या है, पाइथन है वो क्या है। तो ध्यान रखना, ये जो है एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, हम लोग कह सकते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये इस पाइथन के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इसके अलावा के प्लानी, कुछ बच्चे बता रहे थे, वो कंफर्म नहीं है, एकदम वैसे ही बता रहे थे वो, या फिर था तमिलनाडु का सीएम भी पूछा था, लेकिन कंफर्म नहीं किया किसी ने किया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी का जन्म कहां हुआ, ये भी पूछा गया था कि सासाराम में हुआ था, तो ये भी कंफर्म नहीं है दोनों प्रश्न। बाकी के एकदम 100% एकदम गजब के प्रश्न है, और इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को अंजाम देते रहो और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। अब इसके बाद देखो आप लोग मैथ और रीजनिंग का। धन्यवाद भाई। जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ
हुआ था उसका डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें जो पूछे हुए थे उनकी बात करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में क्वेश्चन जो पूछा था वो इस तरीके से पूछा था कि भाई एक ट्राइंगल अपने पास है और उसके बाहर एक वृत्त बना हुआ है। ये वाला एंगल दे रखा था 38 डिग्री और साथ में आपको बोला था ये सेंटर है, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा था। अब आप बताइए ये वाला एंगल अगर 38 डिग्री है तो इसका डबल होता है। 38 का डबल कितना हो जाएगा? तो 38 का डबल 76 हो जाएगा। ये 76 डिग्री है, तो आप बताइए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो आपको सर तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर उसमें 76 हटा दे तो बचा कितना? तो आपको सर 76 हटा दोगे 104 बच गया। 104 में से दोनों बराबर बराबर होंगे तो कितने कितने हो जाएंगे? 52 डिग्री का कोण बनेगा 104 का आधा। ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों बराबर बराबर होंगे। आसान सा क्वेश्चन पूछा था, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू कुछ इस तरीके से दी हुई थी 4 sin स्क्वायर 30 प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 माइनस 2 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू आपसे पूछा है। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो आप बताइए sin 30 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 मिलेगा, प्लस 3 गुणा कोट 60 होता है 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/3 माइनस 2 इंटू tan 45 कितना होता है? 1। 3 से 3, 4 से 4, 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2, बताओ कितना मिलेगा आंसर? 0। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था जहां वैल्यू पुट कर देनी थी अपने को, जहां वैल्यू पुट करनी थी। एक क्वेश्चन था साधारण ब्याज का कि सर मूलधन जो दे रखा है वो 5000 रुपए दे रखा है, मूलधन 5000 दे रखा है और साधारण ब्याज दे रखा है 1500 रुपए। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है 10%। पूछा क्या है? टाइम कितना होगा, यानी कि समय आपसे पूछा है। आप बताओ 10% 1/10 होता है। अगर 10 रुपए प्रिंसिपल है तो ब्याज 1 रुपए लगेगा 1 साल का, लेकिन प्रिंसिपल 5000 है। अगर 5000 प्रिंसिपल है तो ब्याज कितना होगा फिर 1 साल का? 500। अगर 1 साल का ब्याज 500 है, यहां तो 1500 बोला था ना, अगर 1 साल का ब्याज 500 है तो 1500 ब्याज कितने साल का लगा होगा? 3 साल का ब्याज लगा होगा 1500 रुपए। 3 साल का ब्याज लगा होगा 1500। वापस देख लेना, 1/10 का मतलब है 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लगेगा। मूलधन 10 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने मूलधन 5000 दिया है। अगर 10 की जगह 5000 होगा तो 1 की जगह 500, तो इसका मतलब है सर 5000 पे 500 रुपए ब्याज मिलेगा, वो भी कितने साल का? 1 साल का। क्यों? क्योंकि दर 1 साल की होती है। अगर 1 साल में 500 रुपए ब्याज मिल रहा है, अपने को तो 1500 मिले थे ब्याज के, अगर 500 रुपए 1 साल में मिले हैं तो 1500 कितने साल में मिलेंगे? 3 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था। x प्लस 1/x बराबर 12 है और यहां पर ये वैल्यू श्योर नहीं है भाई, यहां पर कितना था 50 या 15 जो भी था, ये 50 या 15 जो भी वैल्यू थी यहां पे एक ये इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करती हुई वैल्यू मिलेगी जो भी आए। तो आपसे ये पूछा था x4 माइनस 1/x4 कितना होगा? तो आप बताइए x4 माइनस 1/x4 क्या होता है? x² प्लस 1/x² इंटू x² माइनस 1/x²। ये माइनस वाला दे रखा है, प्लस वाला चाहिए। आप बताओ अगर x प्लस 1/x 12 है तो x² प्लस 1/x² कितना मिलेगा? 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 कर दोगे तो 142। अब आप बताइए x4 माइनस 1/x4 क्या होता है? x² प्लस 1/x² गुणा x² माइनस 1/x²। इसकी वैल्यू पता है सर 142 है और इसकी वैल्यू यहां से दी हुई थी क्वेश्चन में। अब ये 50 दी हुई है या फिर 15 दी हुई है, जो भी दी हुई है इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डेटा होगा उसके आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि भाई दो संख्याएं थी, उनका HCF पता है, उनका HCF पता है 26 है और उनका LCM पता है 156 है। उन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है ना, जो अंतर है वो दे रखा था, कितना दे रखा था? अंतर 26 है। तो उनका योग पूछा था, उनका योग पूछा था, संख्याओं का जोड़ कितना होगा, सम कितना होगा। अब आप बताइए अगर संख्याएं 26 का HCF है, अगर HCF 26 है तो संख्याएं होंगी 26x और 26y, और इन संख्याओं में जो मल्टीपल होता है वो एलसीएम गुणा HCF के बराबर होता है। तो 26 कैंसिल आउट, 26 से काटोगे तो 25 से 150 यानी कितनी बार कट जाएगा? ये 6 बार कट जाएगा। 25 से 150, 6 कम 6 यानी 156, 6 बार कटेगा। तो x और y का दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका गुणा 6 हो। अब आप बताइए अंतर 26 है, 26 के गुणा में 1 बैठा दे, इसका मतलब 26 तो ये HCF ही है जो साथ में बैठा है। तो x और y का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ऐसी दो वैल्यू जिनका अंतर 1 हो और गुणा 6, ऐसी दो वैल्यू 2 और 3 होती है। तो बताओ योग पूछा है, योग में 26 तो दोनों में है ही, ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस वाई, और x और y पता चल चुका है सर 2 प्लस 3। तो बोलो योग कितना होगा? 2 प्लस 3 5, 5 को गुणा कर देंगे किससे? 26 से। 20 पंजू 100 जाएगा, 6 पंजू 30, यानी कि इनका योग कितना जाएगा? 130। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहां पर इस कंडीशन के आधार पे था। और अगर ये तुम्हें पता है ना तो सीधा यहां से कर देते सर, ये 6 बार कटेगा। 6 के 2 फैक्टर ऐसे करने जिनका अंतर 1 हो। क्यों? क्योंकि अंतर यहां 26 दिया हुआ है, जो 1 गुणा
गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 और 3 संख्या है। तो योग पूछा था, दोनों को जोड़ दो, 2 + 3 5 और गुणा कर दो 26 से, क्योंकि योग 26 के मल्टीपल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरीके से था कि भाई a + b की वैल्यू दी हुई है 5, a + b 5 दिया हुआ है, a² + b² बराबर 12 दिया हुआ है, और a³ + b³ की वैल्यू पूछा है। आप बताओ a³ + b³ का फॉर्मूला की अगर बात करें तो क्या मिलेगा? a + b³ - 3ab a + b मिलेगा। बोलो हाँ या ना। अब आप बताइए a + b पता है, क्या चाहिए अब तुम्हें? ab चाहिए, तो a + b का होल स्क्वायर करोगे तो a² + b² को इधर ले आओ, 5 का स्क्वायर 25 - 12 यानी कि 13/2 मिलेगा। कैसे कि सर a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब आप बताइए a + b 5 का स्क्वायर 25, ये वैल्यू 12 इधर आके माइनस की होगी, बराबर 2ab था, तो 2 का इधर क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। तो इसका मतलब ab की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। रख दो भाई यहाँ पे। आप बताइए a + b कितना था? 5, तो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 125 माइनस 3 गुणा ए बी कितना है? 13/2 और a + b है 5। आप बताइए आंसर कितना होगा? यहां से अगर सोल्व करें तो बताओ, 5 × 15, 15 गुणा 13 कर दो भाई, 15 = 150 और 15 × 45, 195, 195 का आधा कर दो, 195 का आधा करोगे कितना मिलेगा? 97.5, घटाओगे तो 100 तक 2.5 तो ये बच जाएगा, 125 ये बच जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा? 25 और 2.5 यानी कि 27.5। ये क्वेश्चन पूछा था। यहां पर कोशिश करना कुछ ट्रिपलेट बैठ जाए, लेकिन यहां पर 5 है, यहां पर 12 है, तो पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू में ट्रिपलेट नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी मिल जाएगी? जो आंसर मिल जाएगा 27.5। एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, sin 27 cos 63 डिवाइडेड में है भाई। यहाँ पे कोस डिवाइडेड में जो क्वेश्चन था इसके साथ में डिवाइड sin 27 cos 63 और डिवाइड में है cos² 27 है भैया ना, माइनस sec 27 और है कोसेक 63 और डिवाइड में है भाई tan² 45। अब आप बताइए यहां से ये कोस 63 है, यहां दोनों का योग 90 हो रहा है, तो कोस 63 को क्या लिख सकते हो? sin 27। साइन गुणा साइन क्या होगा? sin² बटा cos स्क्वायर क्या बन जाता है? tan² 27 माइनस यहां बताओ कोसेक 63 को क्या लिख सकते हो? कोसेक 90 - 27 जो क्या मिलेगा? sec 27 मिल जाएगा। tan 45 कितना होता है? 1, तो इसका तो मामला ही खत्म कर दो। sec 27 गुणा sec 27 करोगे तो क्या मिलेगा? sec² 27। दोनों में माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा sec² 27 माइनस tan² 27। अब आप बताओ sec² थीटा माइनस tan² थीटा कितना होता है? 1 होता है, बाहर माइनस बैठा है, तो आंसर कितना जाएगा? -1 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा था कि cos थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, cos थीटा 1/√3 दे रखा है, और आपसे पूछा था कोसेक थीटा गुणा tan थीटा कितना होगा। अब आप बताइए कोसेक थीटा 1/sin थीटा होगा और tan थीटा होगा भाई sin बटा cos। अब आप बताइए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 1/cos। यहां पर cos थीटा दे रखा है 1/√3, ये इसका उल्टा है, तो 1/√3 का उल्टा आंसर कितना जाएगा भाई? √3 आंसर आ जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, मूलधन वाला जो आप कर ही लिया अपन ने, मूलधन जो अपने को 5000 रुपए दे रखा था वो बात अपन ने कर ही ली अभी। एक क्वेश्चन था, किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% का नुकसान होता है। कब होता है? जब उसे 360 रुपए में बेचा जाता है। तो बताओ 30% लाभ चाहिए अपने को, 30% अगर लाभ चाहिए तो उसे कितने में बेचना होगा? यह बात पूछा हुआ है। अब आप बताओ 360 में बेच रहा है तो 10% नुकसान हो रहा है, 100% में खरीदा था, 10% नुकसान का मतलब 90% में बेचा होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 360 में बेचा है। बोला है कि भाई दोबारा लाभ चाहिए 30% का, अगर लाभ 30% चाहिए तो 130% बेचना होगा, यानी कि 130% के बारे में वैल्यू चाहिए। 90 अगर 360 है तो 4 गुना पे जाना होगा, 90 360 है तो 1 कितना होगा? 4, 1 4 है तो 130 कितना होगा? तो गुना 4 कर दो भाई, 13 चौक 52 यानी कि 520 रुपए में बेचना होगा। यह आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि कोई धनराशि है जो 25,000 रुपए है, वो 2 साल में 36,000 रुपए हो जाती है। कितने सालों में हुई है? 2 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। आप बताइए, पहले तो रेशियो बढ़ा दो, अगर 2 साल टाइम गैप है तो क्या कर दो भाई? वर्गमूल कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। 25 का कितना होगा? 5, 36 का 6। 2 साल का 2 साल अगर गैप होता है तो वर्गमूल कर दो, 1 साल होता है तो कुछ नहीं करना, 3 साल होता है तो घनमूल कर दो। क्यों? क्योंकि 1 साल में कन्वर्ट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनएम होगी। आप बताइए ब्याज कितना लगा? 1 कितने पर? 5 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? 20%। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? यहां से ये क्वेश्चन था कुछ, और उसके अलावा अपने पास कुछ क्वेश्चंस और भी थे इसके। कुछ क्वेश्चंस, हाँ, एक ये था कि एक संख्या को 22.5% कम किया गया,
एक संख्या को 22.5% कम किया गया तो वह संख्या 217 हो जाती है। तो वो संख्या क्या थी एग्जैक्टली वो पूछा है कि सर संख्या को 22.5% कम किया है तब 217 बनी है। सबसे पहले 22.5% की वैल्यू बोलो भाई 9/40। कैसे 22 दूनी 44 45/200 बनेगा। 45/2% हटाओगे बट्टे में 00, 5 से काटोगे 9, 5 से काटोगे 40, यानी कितना बनेगा 9/40। इसका मतलब है सर संख्या पहले 40 थी तब 9 कम होगी तो अब कितनी हो जाएगी 31। लेकिन क्वेश्चन कह रहे 31 नहीं 217 हुई है कम करने के बाद। अगर 31 की वैल्यू 217 है तो 1 की वैल्यू 7, क्योंकि 7 के 21। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो संख्या पूछा है, संख्या यानी 40 की वैल्यू पूछ रहा है तो 7 चौक 28, यानी कि जो संख्या थी ना वो संख्या कितनी रही होगी 280 रही होगी। ये क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन था जहां स्पीड दिया हुआ था किसी ट्रेन की, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और वह किसी पोल को पार करती है 1.5 मिनट में, यानी 3/2 मिनट में किसी पोल को पार करती है। तो उस ट्रेन की लंबाई बताओ। अब आप बताइए कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी यानी खुद की लंबाई को पार करेगी, और खुद की लंबाई यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये टाइम मिनट में है। तो इसको क्या बना दो मिनट बना दो, और ये आंसर मीटर में होगा तो मीटर बना दो, किलोमीटर है तो किलोमीटर बना दो। मैं यहां मीटर बना रहा हूं। 60 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 60,000 मीटर होंगे। एक हावर है ये, आवर में कितने मिनट हो जाएंगे 60 मिनट। ये मिनट बना हुआ है, ये मीटर। बताइए टाइम कितना है 3/2 मिनट। अब बताओ इसको मिनट क्यों बनाया, क्योंकि ये मिनट से मिनट खत्म हो जाएगा। बताओ 60 से 60 कट जाएगा, 2 से 500, 5 दिए 1500, यानी कि टोटल जो दूरी है वो जाएगी 1500 मीटर। ध्यान रहे आंसर मीटर में मिलेगा 1500 मीटर। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि भाई नमक और पानी का, यानी कि साल्ट और वाटर का कोई मिश्रण है और वो मिक्सर जो था वो 10 लीटर का था। इसमें से 2 लीटर को क्या कर दिया उड़ा दिया, किसको पानी को। 2 लीटर पानी को वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया। अब जो शेष मिक्सर बचा हुआ है, शेष मिक्सर जो है उसमें नमक है वो 6% है। तो बताओ शुरुआत में नमक कितना परसेंट था, ये बात आपसे पूछा है। अब आप बताओ शुरुआत में 10 लीटर मिश्रण था, 2 लीटर उड़ा दिया, बचा कितना लीटर मिश्रण 8 लीटर। 8 लीटर में नमक है ना वो कितना परसेंट है 6%। 8 का 6% बोलो, 8 का 6% निकालोगे कितना होगा 8 6 48, यानी कि 0.48 लीटर, यानी कि 0.48 लीटर उसमें नमक बचा हुआ है। अब आप बताइए इसमें उड़ाया तो पानी था ना, नमक तो नहीं उड़ाया। तो नमक जितना अब बचा हुआ है वो तो शुरुआत में भी रहा होगा। इसका मतलब नमक अब अगर 0.48 है तो शुरुआत में भी नमक कितना था 0.48 लीटर ही था। शुरुआत में भी नमक 0.48 लीटर था, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछा है। तो बताओ 0.48 लीटर था, कितने में से था शुरुआत में। तो आपको सर शुरुआत में टोटल मिक्सर 10 लीटर का था, तो ये 0.48 कितने में से था 10 में से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। जीरो वगैरह काट देंगे तो भाई ये पॉइंट आगे आ जाएगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा 4.8%। सिर्फ फर्क पड़ा तो क्या बेस वैल्यू का फर्क पड़ा, यहां बेस वैल्यू 10 थी, यहां बेस वैल्यू 8 के आधार पे थी, बस ये फर्क पड़ा हुआ है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं। उसके अलावा एक क्वेश्चन इसके आधार पे था कि भाई आपको लंबाई और चौड़ाई, यहां पर एग्जैक्ट डेटा नहीं है इसका साथ में, बाकी इसको अपन ने एक नॉर्मली वैसे बता रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला की भी फॉर्मूला क्या लगेगा कि एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का आपको एरिया दे रखा था 300, और साथ में इसका विकिरण की लंबाई दे रखी थी कुछ भी मान लो, जैसे 10-12 कुछ भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पे। बस यहां ट्रिपलेट नहीं बैठ रहा था, ये ध्यान रखना। आपसे परिमाप पूछा था कि सर इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये पेरीमीटर पूछा था। तो आप डायरेक्ट पेरीमीटर क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप बताइए क्या कर देते हैं सर, l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से मिलेगा, रूट हटाओगे इधर स्क्वायर लगेगा तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस एल गुणा बी कितना है 300, 300 गुणा 2 600, इधर से स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा तो ये एल प्लस बी की वैल्यू मिलेगी। इसका डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा पेरीमीटर। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये वैल्यू कुछ और रही होगी, ये अपन ने आइडिया से लिया है, बस ये ध्यान रखना यहां पर पेरीमीटर नहीं बन रहा था। ये कुछ क्वेश्चंस थे भाई मैथ के जो सेकंड शिफ्ट में पूछे हुए हैं। आगे जिनका भी एग्जाम है एक बार यहां से आप जरूर देखिए, इनके पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके आसपास वाले जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको जरूर देखना, क्या पता हो सकता है उस पैटर्न पे आपके कोई क्वेश्चन मिल जाए, आप डायरेक्ट बिना कुछ लिखे हुए कर पाओ डायरेक्टली। ठीक है, आप इसको सोल्व करिए। आगे जिनका भी एग्जाम उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप आगे इनको सोल्व करते रहे। नेक्स्ट जो भी होगा उसको नेक्स्ट में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट जो है उसका एनालिसिस आ चुका है, एग्जाम ओवर हो चुका है। तो रीजनिंग का सेक्शन जो है फिर से गाइस, जैसे फर्स्ट शिफ्ट की अपन बात करें या फिर कल की दोनों 28 दिसंबर की जो दोनों शिफ्ट थी उनकी बात करें, तो उनके कंपैरिजन में आज का पेपर भी बहुत आसान आया है। यानी कि अगर आपने रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, जिसके लिए अपन हम बार बार जोर दे रहे हैं कि 1100 क्वेश्चन वाली जो PDF है जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है,
अगर आपने इस पीडीएफ को सॉल्व किया है रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो मैं दावा करता हूं आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं, कोई क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से बनाया नहीं है, जो भी टूटे फूटे क्वेश्चन बच्चों ने हमें बताए हैं उन क्वेश्चंस को अपन ऑथेंटिक वे से यहां पर सॉल्व करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है गाइस यहां पर नंबर से संबंधित था, नंबर क्लासिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन था कि 5 + 8 = 1340, तो 6 + 4 = क्या होगा। तो नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 5 और 8 से कैसे भी करके आपको 1340 बनाना है। तो अगर मैं 5 + 8 कर दूं तो मेरा कितना बन जाएगा 13, और इसी में अगर मैं 5 × 8 कर दूं तो मेरा कितना बन जाएगा 40। तो यही 1340 तो यहां पर यूज किया गया है। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स जो हैं इनको एक बार ऐड किया गया और एक बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो सेम लॉजिक अगर मैं यहां पर अप्लाई करना चाहूं तो सबसे पहले 6 + 4 करना है, फिर 6 × 4 करना है। तो 6 + 4 कितना हो गया 10, 6 × 4 कितना हो गया 24, यानी 1024 आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं गाइस, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है फिगर काउंटिंग का है। देखो फिगर काउंटिंग से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कल की भी दोनों शिफ्ट्स में फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आया, आज मॉर्निंग की शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन इवनिंग की शिफ्ट में फिगर काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले फिगर काउंटिंग चैप्टर आप जरूर पढ़ के जाएं। तो यहां पर आपसे कुल त्रिभुजों की संख्या पूछी गई थी, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे गए थे। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी इस प्रकार की शेप आए कि किसी एक त्रिभुज में एक सिंपल सी लाइन खींची हो तो वहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 3 होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो डायग्राम है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 3, एक त्रिभुज ऊपर एक त्रिभुज नीचे, तो 3, 4, 5 कुल त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 5, 5। क्लियर है। इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नंबर क्लासिफिकेशन संख्या वर्गीकरण से संबंधित था। आपको 4 संख्याएं दी हुई थी 35, 37, 41, 31। आपको इन चारों में से कोई एक संख्या जो है वो डिफरेंट छांटनी थी। तो आप देख सकते हैं कि 37, 41 और 31 ये तीनों ही संख्या यहाँ पर अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका 1 का और इटसेल्फ का डिवाइड जाता हो अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 35 आपकी क्या है भाज्य संख्या है। तो 35 आपकी क्या हो गई डिफरेंट हो गई, विषम हो गई। क्लियर है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है एनालॉजी से संबंधित था। यहां पर थोड़ी सी जीके का पोर्शन आपसे पूछ लिया कि भारत रेशो दिल्ली, तो चीन रेशो क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है कि भारत की राजधानी क्या है दिल्ली, तो ऐसी चीन की जो राजधानी है वो आपकी क्या हो जाएगी बीजिंग। ठीक है गाइस, ये आपका नंबर वर्ड एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन था। ये सीरीज का क्वेश्चन गाइस रिपीट हुआ है, सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आया है और जो मॉर्निंग में शिफ्ट हुई थी फर्स्ट शिफ्ट उसके अंदर भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, होने ही हैं, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट्स हैं, इतने सारे अलग अलग स्टूडेंट्स की शिफ्ट के अंदर होता है, बहुत सारे फेसेस में हो रहा है, तो कई पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपकी क्वेश्चन भी रिपीट हो। इसलिए आपको जितने भी एनालिसिस करवाए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एटलीस्ट आपका जब भी एग्जाम हो उससे पहले वह सारे एनालिसिस सारे क्वेश्चन जरूर करके जाएं, क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको रिपीट देखने को मिल जाएं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 का क्यूब, 27 क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, 64 हो जाएगा 4 का क्यूब, 125 हो जाएगा 5 का क्यूब, तो 6 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 216। क्लियर गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन था 64, 36, 14, 25, 49, 12, 81, 16 क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं कि यहां पर 64 और 36 दोनों ही आपके स्क्वायर नंबर यानी वर्ग संख्या हैं। तो अगर मैं इनका स्क्वायर रूट लेता हूं तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8, 36 का कितना होगा 6, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 8 + 6 मेरा कितना बन जाएगा 14। ऐसी 25 और 49, तो 25 का अंडर रूट कितना होगा 5, 49 का कितना होगा 7, दोनों को मैं ऐड करूं तो 5 + 7 मेरा कितना हो गया 12। ऐसी 81 का अंडर रूट 9, 16 का अंडर रूट 4, दोनों को मैं ऐड करूं तो 9 + 4 मेरा कितना हो गया 13 हो गया। क्लियर गाइस। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाइस से संबंधित था। आपको इस प्रकार के 2 डायग्राम दे रखे थे, ऊपर लिखा था ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, पिंक, रेड, येलो। आपको बताना था कि यहां पर जहां ब्लैक लिखा हुआ है उस ब्लैक का अपोजिट जो है कौन सा रंग होगा। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर रेड भी है और रेड आपका यहां भी है, यानी कि जो आपका केस बन रहा है वो केस बन रहा है वन सरफेस कॉमन, एक सतह समान वाला। तो जब भी वन सरफेस कॉमन होती है तो उस कॉमन सरफेस से आपको या तो क्लॉकवाइज घूमना होता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है। तो कॉमन सरफेस रेड से अगर मैं क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले क्या आ रहा है ब्लैक, और यहां से पे क्या आ रहा है पिंक, तो ब्लैक का अपोजिट क्या होगा पिंक। यानी कि डाइस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है। कल और परसों जो कल की जो दोनों शिफ्ट हुई थी और मॉर्निंग की जो शिफ्ट हुई थी
अब तक डाइस का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अब डाइस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, काफी चैप्टर ऐसे जिनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, लेकिन निकट भविष्य में जिनका भी एग्जाम है उनकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका रैंकिंग टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन था गाइस, एक पंक्ति है जिसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, 30। एक व्यक्ति है जिसका दाएं से राइट से कौन सा स्थान है, 13वां। तो बताइए लेफ्ट यानी बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, टोटल माइनस एक सिरे से स्थान प्लस 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 में से 13 चला गया, 17, 17 प्लस 1 18, यानी इस व्यक्ति का लेफ्ट बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, 18। तो रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, कहीं पर वो घुमा ही नहीं रहा है। ठीक है, रीजनिंग में कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन घुमा के नहीं दे रहा है, सीधा का सीधा लॉजिक के ऊपर बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये आपका वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन था गाइस। 3 शब्द दिए हुए थे, पेरेंट्स यानी परिवार, रिच धनी, फार्मर यानी किसान। अगर इन तीनों के बीच में वेन डायग्राम बनाऊं तो 3 सर्कल आपस में एक दूसरे से कट करते हुए बनेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ परिवार जो हैं वो रिच हो सकते हैं, कुछ किसान रिच हो सकते हैं, और कुछ पेरेंट्स आपके क्या हो सकते हैं, किसान। तीनों के बीच कुछ का संबंध बन रहा है, इसका मतलब तीनों ही सर्कल आपके एक दूसरे से क्या करेंगे, कट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बच्चों के थ्रू आया है, बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और लोमड़ी, इन तीनों में, ये चारों के अंदर आपको वर्गीकरण करना है। तो 3 की एक कैटेगरी एक जैसी होगी, चौथा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो क्या है, लोमड़ी, क्योंकि बाघ, तेंदुआ और जंगली बिल्ली इन तीनों की कैटेगरी सेम है। तो ओवरऑल अगर अपन समरी की बात करें गाइस, तो पेपर रीजनिंग का बहुत आसान था। आपको जो 1100 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के लिए बार बार कहा जा रहा है, इस पीडीएफ को आप कर लें, पूरा का पूरा पेपर जो है इस पीडीएफ के ऊपर बेस्ड आ रहा है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का एग्जाम है वो इस पीडीएफ को जरूर करके जाएं। तो ये आपका आज के 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट थी, इसकी समरी हो गई। तो जिनका भी आने वाले समय में एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।